हेलो गाइस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को हर्बेरियम बता दिया था एंड बॉटेनिकल गार्डन्स बता दिया था। आज कुछ 3-4 और बच रहे हैं, वो कंप्लीट करते हैं एंड देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम जो मैं दूसरे की बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ म्यूज़ियम। देखिए, ठीक है, अब थर्ड कौन सा है? म्यूज़ियम है। मैंने बॉटनिकल गार्डन्स बता दिया था एंड हर्बेरियम। अब म्यूज़ियम आप लोगों को डेफिनेटली पता है क्या होता है। ठीक है, म्यूज़ियम्स जो होते हैं नॉर्मली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ठीक है, म्यूज़ियम्स आप लोगों को नॉर्मली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि कई स्कूल्स में, आप लोगों के खुद के स्कूल में क्या पता म्यूज़ियम हो। ठीक है ना, ऑब्वियसली आप लोग बायोलॉजी लैब वगैरह में देखते होंगे तो कई स्पेसिमेंट्स आपको देखने को मिलते होंगे, कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती होंगी। तो ये जो होता है नॉर्मली प्रेजेंट इन, इसको मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि स्कूल्स हो गई एंड कॉलेजेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लस अलग से भी म्यूज़ियम्स कितनी ऐसे होते हैं कि अलग से म्यूज़ियम देखने को मिले। ठीक है, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब म्यूज़ियम में एक्चुअली होता क्या क्या है? तो देखिए, म्यूज़ियम के अंदर कलेक्शन होता है किस चीज़ का? प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स का। प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी हम प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंट्स उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, फॉर किस लिए? फॉर स्टडी के लिए। ठीक है, प्लस एक रेफरेंस के तौर पे भी उनको यूज़ करते हैं कि मान लीजिए अगर हमको किसी चीज़ को रेफ़र करना है, या मान लीजिए कि आपको रिलेट करना है किसी चीज़ से कि अच्छा ये चीज़ इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, कोई पुराना कोई ऑर्गेनिज्म है उसको आप रिलेट करें कि अच्छा वो है ना, ये इसी की सेम है ना स्पीशीज़ का है, या इस तरीके से अल्टीमेटली आप, इसलिए हम प्रिजर्व करते हैं ताकि स्टडी आसान हो जाए हमारी, एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, अब ये जो स्पेसिमेंट्स होते हैं किस में प्रिजर्व होते हैं? दीज स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स में रहते हैं ये। ठीक है, कंटेनर्स हो गए, या फिर आप बोल सकते हैं जार्स हो गए। ठीक है, कंटेनर्स में देखने को मिल जाएंगे, जार्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोगों ने आपकी बायो लैब में देखा होगा कितनी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे जो कि अल्टीमेटली आपको कंटेनर भी दिखेंगे, वो अजीब से उसमें कई तरह के फ्लूइड्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें वो डिपॉजिटेड रहते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है ना, इसलिए उनको उनके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाला जाता है ताकि वो जैसे हैं वैसे ही रहें। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है म्यूज़ियम के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है, ये स्पेसिमेंट्स कैसे होते हैं? ड्राई स्पेसिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बॉटनिकल गार्डन्स में तो क्या बात की थी कि हम बाकायदा लिविंग प्लांट को हम कलेक्ट करना कर रहे हैं, लिविंग प्लांट का कलेक्शन दिखा रहे हैं हम वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम हर्बेरियम में मैंने ड्राई स्पेसिमेन बताया था, इसमें भी मैं ड्राई स्पेसिमेन ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लार्ज एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर मान लिया एनिमल बहुत लार्ज है तो उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई लार्ज अगर एनिमल है, सपोज लाइक बर्ड है कोई। ठीक है, लाइक बर्ड है, या फिर और भी अगर मैं बोलूँ तो कोई मैमल है, सपोज अब मैमल कितना बड़ा होता है, कोई सा भी हो। ठीक है, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, तो उनको कैसे, उनको स्टफिंग की जाती है उनकी। ठीक है, उनकी स्टफिंग करके और उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, मतलब कैसे? मान लीजिए अब किसी की डेथ हो गई, किसी बर्ड की, अब एक बार डेथ हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, और बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे ख़राब होने लग जाते हैं, तो वो श्रंक कर जाते हैं। ठीक है, उनकी साइज़ कम होने लग जाती है, तो जहाँ जहाँ से वो श्रंक करते हैं उस जगह पे उनमें स्टफिंग डाल देते हैं। जैसे आप लोग खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल आलू पेटीज़ की बात करूँ तो उस पेटीज़ में क्या आलू की स्टफिंग डाली जाती है। ठीक है, ताकि उसकी है ना एक बनी रहे साइज़ और वो फूली फूली से लगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई अगर मैमल है तो उसकी बॉडी के अंदर स्टफिंग डाल दी जाती है। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल फूली लगे एंड उसको इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं वो सब, ताकि वो अल्टीमेटली प्रिजर्व्ड रहे। ठीक है, ये हो गया। अब म्यूजियम में ऑब्वियसली बात है एनिमल्स के स्केलेटन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो सीन। ये सब आपको एनम म्यूजियम में देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो पूछते हैं कि एग्जाम में कि आपको हर्बेरियम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए है, म्यूजियम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉर्मली हम सभी जानते हैं म्यूजियम में क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, पर एक आप लोग को ढंग से एक आइडिया होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली लिख सकें। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट कॉमन जूलॉजिकल पार्क्स। ऑब्वियसली बात है, आप लोग में से ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं जूलॉजिकल पार्क किसी न किसी ज़ू में गए होंगे डेफिनेटली, या देखे होंगे जानवर वगैरह ज़ू में, या जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह जो होते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हमने लिविंग प्लांट्स कल्टीवेट किए थे, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। जितने भी अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स हो गए, दीज आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स। इनको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में रखा जाता है। ठीक है, मतलब इनको रहता बिल्कुल इनका कैसे, जैसे इनका नेचुरल हैबिटेट है वैसा ही उनका नेचुरल एटमॉस्फेयर बना के रखा जाता है, पर वो अंडर ह्यूमन सर्वेलेंस होता है कि वो पूरी तरीके से ह्यूमंस के अंडर में रहता है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो कैसे? अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, ह्यूमंस के अंडर में रहता है एक तरीके से। ठीक है, ये हो गया जूलॉजिकल पार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और
ये जो होता है अल्टीमेटली इसके अंदर क्यों करते हैं ऐसा, ताकि उनकी जो फूड हैबिट्स होती है, ठीक है, और उनका जो बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी की जा सके, ठीक है ना। फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर कैन बी स्टडीड, ठीक है। फूड बिहेवियर हो गया, उनका फूड हैबिट हो गया, बिहेवियर हो गया, इनकी स्टडी करने के लिए उनको इस तरीके से जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो आप जू में आप लोग गए होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, तो जो एनिमल्स होते हैं जू में, उनको बिल्कुल ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती है जैसे कि उनका नेचुरल हैबिटेट हो। जैसे मैंने बताया ना, कंडीशंस प्रोवाइडेड आर सिमिलर टू आर सिमिलर टू देयर नेचुरल इन्वामेंट, आर सिमिलर टू देयर नेचुरल इन्वामेंट। जो उनको कंडीशंस जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो बिल्कुल ऐसी कि वो नेचुरल इन्वामेंट में जैसे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जूलॉजिकल पार्क्स में देखने को मिलती है, ठीक है। इन सब की बात आप लोग जानते हैं। ये सब जो मैं जो मोस्टली जो आप लोगों ने अभी टैक्सोनॉमिकल एज पढ़े हैं उन सब के बारे में आपको पता था। बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में आपको पता था, म्यूजियम के बारे में सबको आइडिया होता है, जूलॉजिकल पार्क्स पता है, एक हर्बेरियम नई चीज़ थी, और अब एक जो आने वाली है एक और टैक्सोनॉमिकल एड विच इज़ की, चाबी जिसको बोलते हैं ना, तो की। अब की यहाँ पे चाबी के लिए यूज़ नहीं करी है। देखो की क्या होता है, मैंने इसको यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। किस बेसिस पे हम किसी भी प्लांट और एनिमल को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं एंड कुछ डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, हम क्या बोलेंगे, अगर अपने पैरों पे चल रहा है तो सबसे पहला ख्याल आपको ये कभी नहीं आएगा कि वो प्लांट होगा, आपको ये आएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है। तो इस तरीके से हम कुछ सिमिलैरिटीज़, जो यूनिवर्सल जो नॉर्मल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, हम उसको मैच करते हैं, अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को, ठीक है। अब ये जो की होती है ये किसके ऊपर बेस है, ये बेस होती है ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक जैसे तरीके के दो कैरेक्टर, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ बड़ा छोटा, स्मॉल एंड बिग, तो एक ही तरह के हाइट है, इसमें अपन हाइट देखना चाह रहे हैं ना, अल्टीमेटली हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, पर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉन्ट्रास्टिंग है, कि एक बड़ा एक छोटा, तो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि कैसे होते हैं, जनरली एक पेयर में होते हैं, जनरली इन अ पेयर। उस पेयर को बोलते हैं कपलेट। ये एक नई टर्म आई है, कपलेट। देखिए, कपलेट का मतलब, कपल का मतलब क्या होता है, दो, तो यहाँ पे कपलेट वर्ड यूज़ किया है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे हम ना की को आइडेंटिफाई करते हैं, की को बताते हैं। एक पेयर में होते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया, जैसे शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है ना, हाइट के हिसाब से हो गया, ठीक है, उस तरीके से। अब कलर के हिसाब से जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है, तो ब्लैक वाइट जस्ट अपोजिट हो गए दोनों, इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि चॉइस रिप्रेजेंट की जाती है, रिप्रेजेंट चॉइस विच इज़ मेड बिटवीन टू, ठीक है ना। ये जो दो हमारे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इनके बीच में चॉइस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है, चॉइस देखी जाती है कि इन दो ऑप्शन में से क्या चूज़ किया गया। आपने मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म देखा सपोज, ठीक है, अब आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, अब उसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करें, आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि शॉर्ट लॉन्ग, प्लांट, एनिमल, तो इस तरीके से आपको चॉइस दी जाती है। फिर उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, एक चॉइस का तो एक्सेप्टेंस होता है, वन चॉइस इज एक्सेप्टेड एंड दूसरी चॉइस इज रिजेक्टेड, एंड जो सेकंड चॉइस हुई वो कैसी हो जाती है, रिजेक्टेड हो जाती है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं जो कि कपलेट के फॉर्म में होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो चॉइसेस रिप्रेजेंट करते हैं जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें एक चॉइस होती है, एक कैरेक्टर तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरा कैरेक्टर आप रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें रिजल्ट मैंने बता दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर। अब हर एक स्टेटमेंट जो की में होता है, ठीक है ना, अगर मैं की बात करूँ तो उसमें हर एक जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो ईच स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है की के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज लीड, लेड बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, लीड बोलते हैं। दिस इज नोन एज ईच स्टेटमेंट। मतलब जैसे अब एक की के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 स्टेटमेंट है अलग अलग, ठीक है, तो कितने लीड हो गए, 5 लीड हो गए, मतलब 5 स्टेटमेंट के अंदर आपको अल्टीमेटली कितने 10 कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग। समझ में आया। तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, तो अलग अलग तरह की आपको टेक्सोनॉमिक कीज़ देखने को मिलती है, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज़, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज़ होती है, वो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब हम हर कैटेगरी देखनी होती है, जैसे कौन सी फैमिली में है, कौन सी जीनस में है, तो अलग अलग फैमिलीज, जीनस, उन सब के लिए जो अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग तरह की कीज़ यूज़ करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये अच्छा, ये कोई प्लांट है, ये अच्छा, ये इस फैमिली का है, ये उस ऑर्डर का है, ये इस क्लास का है, तो उसके लिए अलग अलग सेपरेट कीज़ यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब और जो की एक और है, कीज़ होती है दैट आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, keys are generally
एनालिटिकल इन नेचर, ये लाइन आप लोग को याद रखनी है। मतलब अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहा है कि जो की जो है वो एनालिसिस करती है, ठीक है ना, कि आप एनालिसिस करती है, जो आप इतने सारे जो आपके पॉइंट्स हैं, जो इतने सारे जो स्टेटमेंट्स है, जो लीड है, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करती है और वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है कि ये जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है क्या चीज़ है या किसको बिलोंग करता है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली, इसलिए कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे कि फ्लोरा, ठीक है, मैनुअल्स, ठीक है, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, ठीक है, एंड कैटालॉग्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी दूसरे मेथड के होते हैं। ये दीज आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। जैसे मान लीजिए अगर कोई मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मेरे पास उसका डिस्क्रिप्शन है कि ये उसका साइंटिफिक नेम है, ये उसकी क्लास है, ये उसकी फैमिली है, ये उसकी स्पीशीज़ है अल्टीमेटली, तो उसके लिए और भी जो फिर अब ये डिस्क्रिप्शन मिल गया तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? फ्लोरा में, मैनुअल्स में, मोनोग्राफ में, कैटलॉग्स में। इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए फ्लोरा, ठीक है सर। लेकिन अगर एक बात बताइए, जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन के लिए ये है ना हेल्पफुल है कि इसमें आप डिस्क्राइब करते हैं उनको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में उनकी हेल्प मिलती है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए आपके पास नोट्स बने हुए हैं किसी भी चैप्टर के, अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं आपकी कॉपी में, तो आप जैसे ही वो चैप्टर खोलेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि वो आप उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो नोट्स में आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में ये हेल्पफुल होता है। जैसे फ्लोरा की मैं बात करूँ, देखिए फ्लोरा में क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, एक तो एक्चुअल हैबिटेट जो होता है ना, उसका एक्चुअल हैबिटेट एक तो उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, एक्चुअल हैबिटेट के बारे में पता होता है, प्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में किस किस तरीके के, उस हैबिटेट में किस किस तरह के आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, वो सब देखने को मिलता है। तो इससे आप लोगों को डेफिनेटली पता लग गया होगा कि फ्लोरा हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए। और आप लोगों को पता भी हो तो फ्लोरा वर्ड होता है प्लांट्स के लिए, और एक फौना वर्ड आता है FAUNA। ये जो फौना वर्ड है ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लोरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका डिस्क्रिप्शन कर रही है, प्लांट्स का, उसी का रिकॉर्ड रख रही है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में पता लग जाता है, जो उनका एक्चुअल हैबिटेट है उस पर्टिकुलर एरिया में, प्लांट्स की कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस कौन कौन से प्लांट का है, वो सब के बारे में आइडिया लग जाता है। तो अल्टीमेटली फ्लोरा क्या प्रोवाइड करवा रहा है, इट प्रोवाइड्स दी इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़, ठीक है, प्लांट स्पीशीज़ का इंडेक्स प्रोवाइड करवा रहा है फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, एक एरिया है आपके पास, ठीक है, पर्टिकुलर मान लीजिए राजस्थान का आपका है ना, मान लीजिए अजमेर का ही कोई एक एरिया है, उसमें आप लोगों को पता करना है कि कौन कौन से प्लांट की स्पीशीज़ है। तो अगर आपके पास ये फ्लोरा ये प्रेजेंट है, ठीक है, एक बुक टाइप की जो हो गई, इसमें ये प्रेजेंट है, तो इसमें आपको पता लग जाएगा, आप इसमें सर्च कर लेंगे, ठीक है, जैसे आप इंडेक्स में सर्च ही तो करते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, तो आप ये सर्च कर लेंगे कि अच्छा ये यहाँ पे कौन कौन से प्लांट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फ्लोरा आपके लिए हेल्पफुल हो गई। अब आता है मैनुअल्स, मैंने फ्लोरा के बाद बोलता मैनुअल्स, ठीक है। मैनुअल्स के बारे में क्या होता है, देखिए मैनुअल्स के अंदर वही जो इसके अंदर एक्चुअली, अब ये इसका ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट या एनिमल के लिए किसी के लिए स्पेसिफिक है, ये किसी के लिए भी हो सकती है, ठीक है। ये कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ मिलती है उनका नेम बताती है, ठीक है, नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलती है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए आती है मैनुअल्स, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ आ गई। तो कुछ हद तक ये फ्लोरा जैसी लग रही है, लेकिन वो स्पेसिफिकली प्लांट के लिए थी और ये इन जनरल होती है। फिर आता है हमारे पास मोनोग्राफ। अब देखिए मोनोग्राफ क्या होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन किसी एक टैक्सॉन के बारे में होती है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन ओनली, किसी एक टैक्सॉन, टैक्सॉन मतलब कैटेगरी, मैंने बताया था टैक्सॉन का मतलब होता है कैटेगरी, तो मतलब किसी एक कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए इसके पास सिर्फ किसी स्पीशीज़ के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, मतलब एक स्पीशीज़ की जानकारी होगी, या इसके पास सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ की जानकारी होगी, या इसके पास किसी के ना जीनस की जानकारी होगी। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में ही जानकारी होती है, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इसको पता होता है। कैटलॉग्स के बारे में एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं बताती, पर अल्टीमेटली जैसे आप लोग अगर देखें तो अगर मान लीजिए आप लोग कभी साड़ी के शोरूम पे कभी गए हों या इस तरीके से, तो वहाँ पे कैटलॉग्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के वो
वो साड़ियाँ पहनी हुई रहती है, तो उसमें आप उससे आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से कलर की किस तरह की डिज़ाइन है, पहन के कैसे लगेगी। तो अल्टीमेटली कैटलॉग में भी यही होता है, ठीक है। आपको इमेजेस वगैरह देखने को मिलती है, उसमें कई तरह के प्लांट कैसा दिखता है, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स वगैरह, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है। जैसे अगर मैं बोलूँ टाइगर, तो आपके मन में क्या आ रहा है टाइगर को देख के, क्योंकि आपको पता है, आपने फ़ोटो देखी है, तो उस तरीके से कैटलॉग में फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।